दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स व्हाट हैपेंस टू पेंडिंग केसेस और द हिंदू में छपे लेख एससी आस्क गवर्नमेंट टू शो मटेरियल जस्टिफाइंग रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अधिकरणों में सुधार। बीते दिनों राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की। इसमें मांग की गई है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021 यानी अधिकरणों में सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था। गौरतलब है कि बिल संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। इस पर कोर्ट की सुनवाई भी होनी है, इसलिए हम पूरे आर्टिकल के दौरान इसे बिल ही कहेंगे। इस बिल को द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 के स्थान पर लाया गया है। इसमें वर्तमान के कुछ अपीलीय निकायों को खत्म करने के साथ उनके कार्यों को दूसरे न्यायिक निकायों को ट्रांसफर करने की बात की गई है। ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे कि अधिकरण क्या हैं और इनसे जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और भारतीय संविधान में इनकी क्या स्थिति है। ट्रिब्यूनल शब्द की उत्पत्ति ट्रिब्यून शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्राचीन रोमन रिपब्लिक में मजिस्ट्रेट होता था। ट्रिब्यूनल से मतलब किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति से होता है जिसे जज करने की अथॉरिटी, निर्णय लेने की शक्ति और विवादों को सुलझाने की शक्ति हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रिब्यूनल एक प्रशासनिक निकाय है जिसे अर्धन्यायिक कार्यों के लिए गठित किया गया है। अर्धन्यायिक निकाय के लिए कोर्ट होना जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चुनाव आयोग और वित्त आयोग भी अर्धन्यायिक निकाय के तौर पर काम करते हैं। इस तरह ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट और प्रशासनिक निकाय के बीच में कहीं रखा जा सकता है। भारतीय संविधान में ट्रिब्यूनल्स की स्थिति की बात करें तो मूल संविधान में ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए संविधान में भाग 14A जोड़ा गया था। इस भाग के जरिए दो अनुच्छेद 323A और 323B संविधान में जोड़े गए। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से तो 323B अन्य मामलों से संबंधित ट्रिब्यूनल से जुड़ा है। अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 पारित किया था। इस अधिनियम ने सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का अधिकार दिया। इसके चलते लोक सेवकों को कम महंगा और जल्द न्याय सुनिश्चित हो सका है। कैट की मुख्य बेंच दिल्ली में और अतिरिक्त बेंच विभिन्न राज्यों में गठित की गई हैं। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र के तहत सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक है। हालांकि रक्षा बलों के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक और संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं। कैट के सदस्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं। अनुच्छेद 323B संसद और राज्य विधायिका को कर संबंधी, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, औद्योगिक और श्रम, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन, खाद्य सामग्री तथा किराया और किराएदारी अधिकार के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है। इन दोनों अनुच्छेदों में मुख्य अंतरों की बात करें तो जहां अनुच्छेद 323A के तहत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है, वहीं अनुच्छेद 323B के तहत अन्य मामलों के लिए अधिकरण का गठन किया जाता है। इनका जिक्र हमने ऊपर किया है। अनुच्छेद 323A के तहत केवल संसद ही अधिकरण का गठन कर सकती है, लेकिन 323B के तहत संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए अनिवार्य कारणों में से एक था बड़ी संख्या में लंबित मामले और न्यायालयों में मामलों के निपटारे में देरी। ट्रिब्यूनल लागत प्रभावी तरीके से त्वरित न्याय मुहैया कराते हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985, स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट 1976 की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है। हर ट्रिब्यूनल के लिए एक कानून होता है जिससे इसके कामों को शासित किया जाता है। अधिकरणों के बारे में जानने के बाद आइए अब एक नजर बिल के प्रमुख प्रावधानों पर डालते हैं। इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर विपक्ष तक चिंताओं में है। बिल में सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के लिए बने अपीलीय निकाय के कामों को हाई कोर्ट को सौंपा गया है।
ऐसे ही ट्रेडमार्क्स एक्ट, द कॉपीराइट एक्ट, द कस्टम एक्ट, द पेटेंट्स एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज और द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के लिए बने अपीलीय निकायों को समाप्त करके हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और केंद्र सरकार जैसे संस्थानों को इनके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में बदलाव करते हुए 4 साल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इसमें अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 67 वर्ष की गई है। वहीं अध्यक्ष और सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष रखने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय अधिनियम 2017 में भी संशोधन किए गए हैं। चयन समितियों के गठन और कार्यकाल के प्रावधानों को बिल में शामिल किया गया है। सदस्यों की योग्यता और सेवा के अन्य नियम और शर्तें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। कमेटी में शामिल होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। इनके पास मतदान का अधिकार होगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव, वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। साथ ही मंत्रालय के सचिव जिसके तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। आइए अब देखते हैं कि इन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं और बिल के प्रावधानों पर विशेषज्ञों की क्या चिंताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा बिल में अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को 4 साल रखने का प्रावधान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5 साल रखने के लिए कहा है। इन दोनों में अंतर के चलते सरकार ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों की नियुक्ति पर भी असमर्थता जाहिर की है। सरकार अप्रैल 2017 में ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति को लेकर कुछ नियम लेकर आई थी, जिन्हें नकारे जाने के बाद फरवरी 2020 में नए नियम पेश किए गए। इसके बाद अप्रैल 2021 में इससे संबंधित अध्यादेश और अब अध्यादेश के स्थान पर लाया गया बिल, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसकी वजह ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनके रिमूवल में कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियों का होना माना गया है। सिलेक्शन कमेटी की संरचना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर जारी किए गए निर्देशों को बिल में शामिल नहीं किया गया है। बिल के प्रावधानों में कई ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व करके इनके मामलों को हाई कोर्ट के अधीन लाया गया है। इससे न्यायपालिका पर बोझ ही बढ़ेगा। गौरतलब है कि केवल अधिकरण ही नहीं है जिसमें लंबित मामले और रिक्तियां हैं, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ट्रिब्यूनल्स की अपीलों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल्स में मामलों के निपटान की दर को सराहा है। ऐसे में इन्हें डिसॉल्व करना एक सही कदम नहीं माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों के इतर ट्रिब्यूनल्स कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। आइए अब एक नजर अधिकरणों में मौजूद चुनौतियों पर डालते हैं। पहली चुनौती की बात करें तो कार्यपालिका द्वारा इनमें नियुक्तियां गैर पारदर्शी तरीके से होती हैं। इनके फंड्स और पदाधिकारियों को कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सीमित होती है। दूसरी चुनौती है न्याय तक पहुंच सीमित होना। दरअसल ट्रिब्यूनल बेंच कुछ स्थानों पर ही स्थित हैं, इससे न्याय तक पहुंच सीमित हो जाती है। तीसरी चुनौती है बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त होना। ऐसा भी देखा गया है कि वेबसाइट्स पर ट्रिब्यूनल के कामकाज की जानकारी अपडेट नहीं रहती है। एक चुनौती यह भी देखी गई है कि इन ट्रिब्यूनल्स का गठन न्यायिक कामकाज को सरल बनाने के लिहाज से किया गया था, लेकिन अक्सर इन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ होने वाली अपील्स के चलते न्यायालयों के कामकाज में भी बाधा खड़ी होती है। एक अन्य चुनौती है ट्रिब्यूनल से होने वाले जुडिशियल ओवररीच की। मसलन एनजीटी कई बार नीति निर्माण के मामलों पर निर्देश जारी करती है। इन चुनौतियों के मद्देनजर आइए देखते हैं क्या हो आगे की राह। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को आगाह किया है कि नए ट्रिब्यूनल्स गठित न किए जाएं। साथ ही सरकार को ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व करने के बजाय उनके मानकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। विधि आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स में बढ़ती वैकेंसीज पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा विधि आयोग ने अपनी सिफारिशों में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का सुझाव दिया था। हालांकि इस मामले पर विचार सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच द्वारा किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल्स की देश के विभिन्न भागों में न्यायपीठ होनी चाहिए ताकि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को न्याय आसानी से मिल सके। आदर्श रूप से ट्रिब्यूनल की बेंच उन सभी जगहों पर स्थित होनी चाहिए जहां उच्च न्यायालय स्थित हैं।
जमीनी स्तर पर भी समान रूप से प्रभावी वैकल्पिक तंत्र प्रदान करना आवश्यक है। एल चंद्र कुमार के मामले में कोर्ट ने पाया कि योग्यता, नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा शर्तों के मामले में एक रूपता की कमी के चलते ट्रिब्यूनल के कामकाज में चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सभी ट्रिब्यूनल्स को एक ही नोडल एजेंसी के तहत रखा जाना चाहिए, जिससे वह ट्रिब्यूनल के कामकाज की निगरानी करेगा और नियुक्ति प्रणाली में एक रूपता सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा एक ट्रिब्यूनल सर्विसेज एजेंसी को गठित करके न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर किया जा सकता है। भारत में ट्रिब्यूनल्स कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इन्हें समाप्त करने के बजाय सरकार विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए सुझावों को लागू करने का प्रयास कर सकती है। न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल्स को ही समस्या मानकर खत्म नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल्स की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करके ही इस अधिकार को सही मायनों में लागू किया जा सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अधिकरणों में सुधार पर लाए गए बिल के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों का वर्णन कीजिए। ट्रिब्यूनल्स की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए प्रमुख सुझावों को लिखिए।